नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उसमें रामलला के विराजने का समय भी आ गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और तब लगभग 500 वर्षों के बाद यानी 1528 में जब इस मंदिर को आक्रांता बाबर ने तोड़ा था, उसके बाद पहली बार रामलला अपने मूल स्थान यानी गर्भगृह में भव्य स्वरूप में विराजमान होंगे। और इससे हिंदुओं में, सनातनियों में बेहद खुशी है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी खुशी है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश से लोगों का आना शुरू हो जाएगा, जो अयोध्या में धार्मिक भावनाएं ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, बहुत सहायक होगा। जहां हिंदुओं को 500 वर्ष प्रतीक्षा के बाद जो उनके आराध्य को एक घर नसीब हो रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भाषा में कहा है कि उनको पक्का घर नसीब हो रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो आक्रांताओं जैसा व्यवहार कर रहा है। और उसकी नजरों में ये जो काम हुआ है, जो हिंदुओं को ये स्थान मिला है, न्यायालय द्वारा मिला है, वह उचित नहीं है। उसमें प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, जिनके लिए कहा जाता है कि वो भाजपा की बी टीम है, लेकिन वो भाजपा की बी टीम नहीं है। एक्चुअली वो जिन्ना की टीम का ही हिस्सा है। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनकी पार्टी AIMIM है, वह जवाहरलाल नेहरू की देन है। जो मूल पार्टी थी MIM, मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, उस पर रोक लगा दी गई थी, रजाकार संगठन पर, और उस पर रोक लगा दी गई थी। और इसके प्रमुख जो कासिम रिजवी थे उनको जेल में डाल दिया गया था। 1957 में नेहरू ने अपनी तुष्टिकरण नीति को आगे बढ़ाते हुए कासिम रिजवी को जेल से रिहा कर दिया और MIM से प्रतिबंध हटा लिया। और MIM में सिर्फ उसके आगे AI, ऑल इंडिया लगाकर आज का स्वरूप दे दिया गया। तो अगर आप देखें, जो असदुद्दीन ओवैसी, उनके पिताजी, ये सब जवाहरलाल नेहरू की देन है। अन्यथा वो आज पार्लियामेंट में नहीं होते। जिनको बताया जाता है कि भाजपा की टीम है, एक्चुअली वो नेहरू की उपज है और जिन्ना की टीम में है। उनका बयान आया है, और वो बयान ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं किसी तकरीर में कह दिया, बात खत्म हो गई। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से इसको शेयर भी किया है। और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों जवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं। तो आपने ओवैसी को देखा कि वो किस तरह का वातावरण करे। एक तरीके से इन नौजवानों को चुनौती दे रहे हैं, उकसा रहे हैं कि वो बनने वाले राम मंदिर का हिसाब किताब करें, उसमें उपद्रव करें, तोड़फोड़ करें। असदुद्दीन ओवैसी बड़े नेता हैं, MP हैं, तमाम छुटवही टाइप के नेता हैं, बरेली से बिलोंग करते हैं। उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं। वो तो कई बार कह चुके हैं कि आज आपकी सरकार है तो आपने मंदिर बना लिया, कल को मेरी सरकार होगी तो हम इसे तोड़ के बराबर कर देंगे, फिर मस्जिद बना लेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। लेकिन मोदी सरकार खामोश है, और उनकी खामोशी ही विपक्ष को ये मौका देती है कि ये भाजपा की बी टीम है। एक्चुअली भाजपा की बी टीम नहीं, जिन्ना की टीम के सदस्य हैं, और जिन्होंने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, या कैसे हैदराबाद का विलय हुआ भारत में, वो देखा है, समझा है। उनको मालूम है कि क्या नेहरू का रोल था, क्या असदुद्दीन ओवैसी और इनके MIM, मीन्स असदुद्दीन ओवैसी के जो परिवार के लोग थे, इनके बाबा कासिम रिजवी और रजाकार संगठन, इसके बारे में भी जरूर जानते होंगे कि क्या रोल रहा। तो आजकल जो असदुद्दीन की भाषा है वो बिल्कुल रजाकारों की तरह भाषा है, क्योंकि भारत में कानून का शासन है, संविधान है। इसलिए रजाकारों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते।
रजाकार क्या करते थे कि मारकाट करते थे, हिंदुओं का जीनोसाइड करते थे। वो तो अब नहीं कर सकते, इसलिए शब्दों के सहारे आप देखिए कितना विस्मरण कर रहे हैं, चुनौती पेश कर रहे हैं। तो इससे बहुत सावधान होने की जरूरत है। मोदी सरकार को चाहिए कि इसमें एक्शन ले। और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों, अरे गहरे नत्थु खरे न जाने कितने लोग हैं, तथाकथित पत्रकार हैं, जो इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। आप एक और देखिए। हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, हमारा मुल्क क्या है आशुतोष, क्या था, क्या हमने सोचा। तो ये पूरा आपके लिए नहीं, ये पूरा ये हमें इतने बकवास में हम सबको फंसाया गया है। वहां एक बड़ा सा युद्ध हो रहा है गाजा में, दुनिया बदल रही है, हम राम मंदिर अयोध्या सब जाके माथा टेक रहे हैं, टीवी खबर वबर सब गई, हम मजाक बन रहे हैं कि हम जाके बस आस्था धर्म 500 साल में टीवी के आपको हेडलाइन देते 500। ये वक्तव्य एक सभा नकवी हैं, कथित पत्रकार हैं, लेकिन एजेंडाधारी पत्रकार हैं। और जितने भी हैं, ये इसमें कुछ लोगों को खराब लगेगा, जितने भी मुस्लिम हैं, इंटेलेक्चुअल, नॉन इंटेलेक्चुअल, अनपढ़, पढ़े लिखे, उनमें बहुत गिनती के लोग ऐसे मिलेंगे जो भारत की बात करें, जो शांति की बात करें। बाकी सारे लोग हैं, उनका फोकस अपने धर्म पे रहता है। सभा नकवी कह रहे हैं कि ये बकवास है, राम मंदिर। आप सोचिए, अगर राम मंदिर बकवास है, उसमें फंसा दिया गया, उनको लग रहा है कि गाजा में भयानक युद्ध हो रहा है, दुनिया बदल रही है, और हम मंदिर में फंसे हुए हैं, 500 वर्ष का इतिहास बताया जा रहा है, आस्था के चक्कर में पड़े हुए हैं। मतलब उनके हिसाब से भारत को गाजा में हमास की तरफ युद्ध शुरू कर देना चाहिए था, और राम मंदिर की जरूरत नहीं। लेकिन जिस ढंग से, जितने खराब ढंग से उन्होंने ये बात कही है, उतने खराब ढंग से तो नूपुर शर्मा ने भी बात नहीं की थी। उन्होंने तो एक हदीस का सहारा लिया था और सिर तन से जुदा किनारे लगने लगे। लेकिन इसमें किसी भी हिंदू संगठन की बात करना तो दूर, सरकार ने भी कुछ नहीं किया। अरे भाई, अरे खैरे नत्थु खैरे जो हैं, इनको जेल में डालने में क्या मुश्किल है? क्या ये वर्तमान कानून है उसमें इसकी कोई सजा नहीं हो सकती? असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता और तमाम छुटभइये नेता रोज इस तरह के बयान दे रहे हैं और उन पर कुछ नहीं किया। ये शिकायत लोगों की मोदी सरकार से हो सकती है। इसके विपरीत एक और चीज है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो अयोध्या की वर्डिक्ट थी, जो अयोध्या का फैसला आया था नवंबर 2019 में, वो फैसला बहुमत का फैसला नहीं था, एक मत का फैसला। जो निर्विरोध हर जज ने अपने आप को उससे जोड़ा था। आमतौर से देखा होगा आपने, धारा 370 पे जो फैसला आया है, उसमें संजय किशन कौल ने थोड़ा सा लिखा, किसी ने कुछ लिखा, बहुत सारे लोगों ने छोटी छोटी चीजें लिखी। फैसला एक ही हुआ, अक्सर उसका एक ही हुआ, बात अलग है, लेकिन अपनी अपनी ओपिनियन दी। यहां पर जो डीवाई चंद्रचूड़ बताते हैं कि इसमें किसी भी जज ने अपना व्यू पॉइंट नहीं डाला, क्योंकि हर जज ये चाह रहा था, हर न्यायाधीश चाह रहा था कि ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो, ना कि बहुमत का फैसला हो, या लोग अपनी अपनी उसमें ऑथरशिप करें, कुछ लिखें, अपना व्यू पॉइंट डालें। बिल्कुल सही है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और ये भी था कि ये फैसला सभी को स्वीकार होगा। उस समय तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुबगाहट होने लगी और लोगों ने बहुत बेतरतीबी से बातें करनी शुरू कर दी। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सनातन धर्म में, सनातनियों में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जो यूनाइटेड नेशंस ने एक रिसर्च की, उसके हिसाब से पहली शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में नंबर 1 थी। 12वीं शताब्दी तक इसका शेयर 34% रहा, इसके बाद गिरा, लेकिन 27-28% के साथ विश्व में फिर भी नंबर 1 की पोजीशन में रहा, और ग्रोथ रेट भी सबसे अधिक रही। दूसरे नंबर पर चीन रहा। क्या कारण था? ये टेम्पल इकोनॉमी थी, मंदिर अर्थशास्त्र था, और उस अर्थशास्त्र को मोदी जोड़ रहे हैं। लेकिन सब कुछ होगा, हम क्या इन चीजों को बिना किसी दृष्टिकोण के यूं ही छोड़ देंगे सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए? प्राचीन अर्थव्यवस्था जिसमें हम लोग इतना आगे थे, हमारा सनातन ज्ञान
वैज्ञानिक दृष्टि से, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से हर क्षेत्र में बहुत आगे था, लेकिन हम उसकी रक्षा नहीं कर सके। अनपढ़, जाहिल, गंवार, बार्बरिक आक्रांताओं ने आक्रमण किया और इस देश पर कब्जा कर लिया। क्या कारण था, ये विचार करने की आवश्यकता है। और क्यों हम अपने ज्ञान को, इतनी अपार संपदा को, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाए। आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम 2047 तक भारत को विकसित देश बना देंगे। पीएफआई वाले कहते हैं कि हम 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। क्या होगा, किसका एजेंडा चलेगा? पीएफआई सफल होगा, गवर्नमेंट सफल होती है, दोनों सफल हो जाएंगे। पीएफआई सफल अगर अकेले होगी तो ये देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, या उसकी आर्थिक स्थिति होती है वो तो एक अलग चीज है। अगर मोदी कहते हैं कि 2047 तक विकसित देश बन जाएगा, तो उसका क्या प्रारूप होगा? क्या ये इस्लामिक राष्ट्र विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में होगा? तो हमें सबसे पहले, जब तक हम सनातन संस्कृति को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, सुरक्षा बहुत जरूरी है। इस देश की सुरक्षा अगर नहीं करते हैं, हम कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, कितनी भी विकास कर लें, कितनी भी हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाए, ये किसी काम की नहीं। सबसे बड़ी है राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्रांतरण को रोकना। इसलिए सरकार को इसमें यदाकदा अपनी शक्ति तो दिखानी चाहिए। चाहे वो ओवैसी हों, उनके भाई हों जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं, वैसी गहे बगहे इस तरह की बातें करते रहते हैं, औरंगजेब की मज़ारों पर फूल चढ़ाते हैं, महिमा मंडित करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्या हो रहा है इस देश का? ये बहुत गंभीर मसला है। एक तरफ राम मंदिर के लिए 100 करोड़ से अधिक लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ इन 100 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत करने के लिए सिर्फ एक आदमी पर्याप्त है। क्यों सरकार उनके विरुद्ध कुछ काम नहीं कर पा रही, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है? ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की हो, चाहे सबा नकवी की हो, या इन जैसे और लोगों की हो। और मेरा निवेदन है कि सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा इनके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। ये जो कहते हैं इसका इम्पैक्ट हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अपने मदरसों को प्रोटेक्ट करिए। वो भी चैलेंज करते हैं कि सरकार कभी सोचे भी ना मदरसे बंद करने के लिए, क्योंकि जिहाद के केंद्र बने हुए हैं। देवबंद, दारुल उलूम, वहां पर देखिए हर महीने कोई ना कोई खुफिया एजेंसी जाती है, आतंकियों को पकड़ कर लाती है, और वो कोई हदीसों का कोर्स कर रहा है, कोई हदीसों की डॉक्टरेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, सब अनजान बने बैठे हैं। इनकी कोर्स करिकुलम में भारत को तोड़ने की बातें हैं। आपने देखा होगा कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उसका प्रमाण दिया, किताब दिखाई, उसके पन्ने दिखाए, और हम, भारत सरकार उसमें बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। हमें जागना चाहिए, कुछ करना चाहिए, अन्यथा इस देश का भविष्य हम विकास के रूप में, अर्थव्यवस्था के रूप में, चाहे जो भी देखते हों, लेकिन राष्ट्र का जो वर्तमान स्वरूप है, इस रूप में शायद ये सुरक्षित नहीं रहेगा। नमस्ते। आप एक दृष्टिकोण बनाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, जहां कहीं सोशल मीडिया पर आप हैं, अपनी भावनाएं लिखिए। इस देश के लिए क्या किया जाना आवश्यक है उसको दूसरों से शेयर करिए। नमस्कार।